लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स वगैरह किए थे जिसमें कि के का वैल्यू वगैरह फाइंड करना होता था। अब उसी को हम लोग आगे और फर्दर एक्सटेंड कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग थोड़ा सा और एग्जांपल्स करेंगे और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है मेनली ये देखेंगे हम लोग। सिस्टम वगैरह तो लगा रहता है, तो मेनली होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है वो देखते हैं। और अभी तक जो हम लोग देख रहे थे वो नॉन होमोजीनियस था। मतलब क्या है कहने का, ये समझो, काम से काम है, इसके नाम से तो उतना काम नहीं है, पर धीरे धीरे आप भी इसके हैबिचुअल हो जाओगे। देखो अभी तक देख रहे थे हम लोग कि ax प्लस पी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और दूसरा होता था पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर इक्वल टू 0। हम लोगों के पास ये दो इक्वेशंस होता था, तो इसमें कांस्टेंट वाला टर्म कौन सा है, सी और आर। यही अगर दोनों अगर 0 हो जाए तो हमारा ये बन जाएगा सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। मतलब कि इस दोनों में कांस्टेंट टर्म है ना, 0 नहीं है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। तो पहले जो हम लोग सिस्टम देखते थे उसमें कांस्टेंट का वैल्यू होता था, तो उसको हम लोग कहते थे नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस, जिसमें कि कांस्टेंट का वैल्यू 0 नहीं है। और अगर कोई भी ऐसा सिस्टम बन जाए जिसमें कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स है कि वो 0 होगा, तो वो बन जाएगा आपका होमोजीनियस। मतलब कि इसी इक्वेशन में अगर सी और आर का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0 और px प्लस क्यू वाई इक्वल टू 0। तो इस सिस्टम को हम लोग कहेंगे होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, तो कहेंगे हम लोग होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक, जिसमें आपको ये याद रखना है कि होमोजीनियस क्या होता है जिसमें कांस्टेंट का वैल्यू 0 ना हो, 0 हो। और नॉन होमोजीनियस क्या होता है जिसमें कांस्टेंट का वैल्यू 0 ना हो। तो नॉन होमोजीनियस का हम लोग 3 कंडीशन देखे थे, या तो 1 सॉल्यूशन होगा, या 0 सॉल्यूशन होगा, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इसमें हम लोगों ने 3 केस देखा था ना, कि इस या तो 0 सॉल्यूशन होगा, या 1 सॉल्यूशन होगा, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। बट होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का जो केस होता है वो हमारा 2 ही केस रह जाता है, जो कि होता है या तो 1 सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसमें 0 सॉल्यूशन का केस नहीं आता है। अब क्यों नहीं आता है वो मैं आपको समझा दूंगा। जिस तरीके से मैंने इसको समझाया था उसी तरीके से मैं इसको भी बहुत ढंग से एक्सप्लेन कर दूंगा। बट इसके लिए आप लोग थोड़ा वेट करो, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने के बाद, इसका कंडीशन लिखने के बाद मैं उसमें चला जाऊँगा, थोड़ा क्वेश्चंस कर लेंगे और लास्ट में इसको एक्सप्लेन करते हुए मैं वाइंड अप ले लूँगा। देखो हमारे पास 2 इक्वेशन है, a1x प्लस b1y इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट टर्म इसमें है नहीं, तो हम लोग जो कंडीशन लिखेंगे उसमें भी कांस्टेंट टर्म का लफड़ा रहेगा नहीं। तो बताओ 1 सॉल्यूशन का उसमें क्या होता था केस, कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो सिंपल यहाँ पे भी वही होगा कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये आपका 1 सॉल्यूशन है। कैसे कि अगर a1/a2 एक का डायरेक्शन शो कर रहा है तो b1/b2 दूसरे का डायरेक्शन शो करेगा, तो दूसरे डायरेक्शन में जाना चाहिए, मतलब एक सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ पे 0 सॉल्यूशन क्यों नहीं होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, बट उसके लिए वेट करो। और ये आपको पता होना चाहिए कि इसका जो यूनिक सॉल्यूशन होगा ना वो 0 ही होगा हमेशा। ये जहाँ पे कट करेंगे ना वो हमेशा 0 होगा ऑलवेज। ये भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे, उसके लिए थोड़ा सा वेट करो। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो बताओ क्या होगा कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2। यहाँ पे तो कांस्टेंट का लफड़ा है नहीं, दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 0 सॉल्यूशन का कोई केस नहीं बनता है। वो क्यों नहीं बनता है वो हम लोग लास्ट में देखते हुए वाइंड अप कर लेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो इसका एक तो क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है 3x प्लस 5y इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है kx प्लस 10y इक्वल टू 0। फाइंड k फॉर अ नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन। ये क्या है, इसमें 0 सॉल्यूशन तो वैसे भी नहीं होता है। नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन कहने का क्या मतलब है, तो नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन कहने का मतलब है कि हम लोग का जो यूनिक सॉल्यूशन होता है वो हमेशा 0 एंड 0 आता है। तो ऐसा के बताओ कि ये नहीं आए, मतलब कि दूसरा सॉल्यूशन है। तो दूसरा सॉल्यूशन क्या पॉसिबल है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो उसका केस बताना है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का क्या केस है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2। तो a1 क्या है यहाँ पे लिख लेते हैं, a1 इक्वल टू 3 है, b1 इक्वल टू 5 है, a2 इक्वल टू k है और b2 इक्वल टू 10 है। तो क्या करना है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 लगा दो, तो 3/k इक्वल टू 5/10। तो ये 2, तो k का वैल्यू यहाँ से 6 आ गया।
तो k का वैल्यू 6 होगा तो हमारा नॉन ज़ीरो सोल्यूशन आएगा। नॉन ज़ीरो सोल्यूशन का क्या मतलब है कि इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा। k का वैल्यू 6 होगा तो हमारा नॉन ज़ीरो सोल्यूशन आएगा। नॉन ज़ीरो सोल्यूशन करने का क्या मतलब है कि इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा। अब देखो यहाँ पे जो हम लोग बताए थे कि या तो वन सोल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, तो ये कौन सा केस है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। होमोजीनियस इक्वेशन कंसिस्टेंट होता है या इनकंसिस्टेंट होगा, बताओ। ये देख के क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट का क्या मतलब है कि कोई ना कोई सॉल्यूशन होना चाहिए, या तो वन है या इनफाइनाइट है, और यही केस हमेशा बन रहा है। वन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन के अलावा कोई और केस बन नहीं रहा है, जीरो सॉल्यूशन केस नहीं बन रहा है। सो इनकंसिस्टेंट नहीं होगा ये हमेशा क्या है, कंसिस्टेंट है। तो जीरो सोल्यूशन का केस इसका नहीं बन रहा है, इनकंसिस्टेंट नहीं है ये हमेशा क्या है, कंसिस्टेंट है, क्योंकि इसका या तो वन सोल्यूशन या इनफाइनाइट सोल्यूशन हमेशा है। तो इसके बेस्ड हम लोगों ने एक एग्जांपल भी देख लिया। तो मैंने बताया था जैसा कि a2x + b2y + c2 = 0 अगर कोई लाइन है तो इसको हम लोग ऐसे रीअरेंज करके लिख सकते हैं ना कि y = -a2/b2 × x -c2/b2। इससे हम लोग अरेंज करके लिख सकते थे इसको। तो मैंने बताया था कि ये हम लोगों को डायरेक्शन बताता है और ये किधर की ओर शिफ्ट होगा लाइन वो बताता है। तो अब बताओ इसमें हमारा कांस्टेंट वाला टर्म 0 है, मतलब कि c2 = 0 है होमोजीनियस इक्वेशन के केस में। तो ये c2 यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म 0 बना देगा। तो अब बताओ कि ये जो है वो तो अभी भी हमारा डायरेक्शन बता ही रहा है, क्योंकि -a2/b2 है, ये चेंज होगा नहीं। तो अब हम लोग अगर लाइन खींचेंगे इसका तो ये या तो कहीं भी घूम सकता है, बट इसका एक ही फिक्स हो गया कि ये हमेशा ओरिजिन से पास करेगा। तो ये जो लाइन है जिसमें कि कांस्टेंट टर्म 0 हो जा रहा है वो हमेशा ओरिजिन से ही पास करेगा। कहने का मतलब है कि अब बताओ कि एक लाइन ओरिजिन से ही पास कर रहा है और दूसरा लाइन जो होगा वो भी यहीं से पास करेगा, क्योंकि उसका भी कांस्टेंट वाला टर्म 0 है। देखो यहाँ भी कांस्टेंट वाला टर्म 0 है, तो इसके पास क्या पॉसिबिलिटी हो जा रही है। देखो जनरल केस लेते हैं कि एक लाइन अगर ऐसे जा रहा है तो दूसरा लाइन कैसे कैसे जा सकता है, या यहीं से जाना है इसको भी तो ऐसे जा सकता है, या ऐसे जा सकता है, या इधर से जा सकता है, कहीं से जा सकता है, बट इधर से तो नहीं जा सकता ना, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो देखो अगर इसके पैरेलल ही जाना होगा, मतलब कि ऐसा हो रहा था कि हमारा डायरेक्शन सेम हो जा रहा था, तो उस केस में क्या होगा बताओ कि ये लाइन भी इसी के ऊपर से जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे सिर्फ इनफाइनाइट वाला केस बन रहा है और ज़ीरो सोल्यूशन वाला केस बन रहा है। सॉरी, ज़ीरो सोल्यूशन वाला केस नहीं बन रहा है, यहाँ पे सिर्फ इनफाइनाइट वाला केस बन रहा है। और अगर दूसरे डायरेक्शन से गया तो वन सोल्यूशन वाला केस बन रहा है, ज़ीरो सोल्यूशन का केस नहीं बन रहा है, क्योंकि दोनों के साथ कॉन्स्टेंट लगा हुआ है। कॉन्स्टेंट कहने का मतलब है कि उसको ओरिजिन से ही पास करना है। यहाँ पे 0,0 है ना ये ओरिजिन, तो इसके दोनों लाइन के साथ कांस्टेंट लगा हुआ है कि इसी ओरिजिन से इसको पास करना है। अब जैसे पास करे, जैसे देखो यहाँ पे अगर एक लाइन ऐसे जा रहा है और दूसरे का डायरेक्शन अगर इसके अलावा कुछ और है, और दूसरे का डायरेक्शन अगर इसके अलावा कुछ और है, तो क्या हो जाएगा, या तो वो ऐसे जाएगा, कहीं से भी ऐसे भी जा सकता है। बट उसके साथ एक कंडीशन क्या लगा हुआ है कि उसको ओरिजिन से ही पास करना है, ऐसे तो नहीं जा सकता ना, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ओरिजिन से ही पास करना है मतलब कि वो यहीं पे कट करेगा और काटेगा भी, तो उसके अलावा कोई और दूसरा पॉसिबिलिटी नहीं है, यहीं पे कट करेगा। तो इसका हमेशा सॉल्यूशन क्या होता है, 0,0 इसीलिए होता है। और ज़ीरो सॉल्यूशन क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो पहला लाइन ऐसे गया, दूसरा लाइन ऐसे गया, और जीरो सॉल्यूशन कब होता था, जब सेम डायरेक्शन होता था बट अलग अलग से जाना था। तो पहला लाइन अगर ऐसे जा रहा है, तो पहला लाइन अगर ऐसे जा रहा है, ये तो दोनों ये थे हमारे एक्सिस थे, तो दूसरा लाइन उसी डायरेक्शन में जाना है, तो कैसे कैसे जा सकता था, या तो ऐसे जा सकता था, तो जीरो सॉल्यूशन होता। बट क्या ये ओरिजिन से पास कर रहा है, नहीं, ये ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, इसलिए ये हमारा केस बन ही नहीं सकता है। इसको दूसरे को इसी के ऊपर से जाना होगा अगर सेम डायरेक्शन रखना है तो, और इसी के ऊपर से जा रहा है मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, जीरो सॉल्यूशन का कोई केस नहीं बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से कि देखो यहाँ पे खुद सोचो ना कि फिक्स है कि इसी पॉइंट से जाना है। तो देखो, तो पहला लाइन अगर ऐसे चला गया तो दूसरे लाइन के पास क्या केस है कि या तो उसका डायरेक्शन दूसरा कुछ हो तो ऐसे चला जाएगा या ऐसे चला जाएगा, और अगर ऐसा हो गया कि डायरेक्शन सेम हो गया तो क्या होगा, ये भी ऐसे जाएगा, इसी के ऊपर से जाएगा। यहाँ से तो जा नहीं सकता है और यहाँ से नहीं जा सकता है, क्यों, क्योंकि ओरिजिन से ही पास करना है दोनों को, क्योंकि दोनों का कांस्टेंट टर्म 0 है। क्योंकि हम लोग होमोजीनियस इक्वेशन का बात कर रहे हैं, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का, दोनों का कांस्टेंट टर्म 0 है, इसलिए इसको भी यहीं से पास करना है। तो
एक ही पॉसिबिलिटी क्या है कि या तो दूसरे डायरेक्शन में है तो ऐसे जाए, तो एक ही सॉल्यूशन होगा, वो भी फिक्स होगा 0,0, ये भी आप यहाँ से देख सकते हो। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो होगा उसमें एक सॉल्यूशन ये भी होगा, देख रहे हो ना कि एक सॉल्यूशन ये भी है, यहाँ से भी तो टच करके जा रहा है, उसके अलावा जो है सो है, वो तो अलग बात है, बट यहाँ से टच करके तो जा रहा है। जैसे अलग अलग देखो कि एक लाइन ऐसे जा रहा है तो दूसरा लाइन मान लो ऐसे चला गया, तो यहीं से पास किया तो 0,0 ही उसका सॉल्यूशन है अगर 1 सॉल्यूशन है तो। और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो पहला लाइन ऐसे गया तो दूसरा लाइन इसके ऊपर से जा रहा है ऐसे, तो यहाँ पे तो कट कर ही रहा है। अब मैं ऐसे कर्व बना रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि कर्व है, ये स्ट्रेट लाइन है। मैं इसको अलग अलग तरीके से दिखा सकूँ इसलिए मैंने ये कर्व बना दिया है। तो ये भी स्ट्रेट लाइन है, इसी के ऊपर से जा रहा है, तो ये भी यहाँ पे भी तो कट कर रहा है ना, तो 0,0 यहाँ भी एक सॉल्यूशन है, ठीक है। और उसके अलावा भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, तो ये आपको समझ में आना चाहिए, जो कि आ ही गया होगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि ज़ीरो सॉल्यूशन क्यों नहीं होता है इसमें। क्योंकि एक लाइन को ऐसे जाना है तो दूसरे लाइन को इधर से नहीं जा सकता वो, क्योंकि उसके साथ फिक्स है कि वो ओरिजिन से ही पास करना है, इसलिए वो ज़ीरो सॉल्यूशन का केस नहीं देता है हमारा, या तो 1 सॉल्यूशन देगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। और कंडीशन तो वही है, 1 सॉल्यूशन क्या है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, दोनों में तो सेम ही होता था। और इसमें A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, क्या होगा, C1/C2 है ही नहीं तो हटाओ, यहीं पे कंडीशन रुक जाएगा, सेम डायरेक्शन है तो हो गया ख़त्म। ये हो गया आपका होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस दोनों यहाँ पे कंप्लीट। तो अभी आप 3D एक्सरसाइज पूरा कर सकते हो, और उससे पहले 15 एग्जांपल्स हैं, उसमें से कुछ मैंने करा दिया है, बट वहाँ तक भी आप पूरा कर सकते हो। तो यहाँ पे आप 3D एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हो। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 1-2 एग्जांपल्स करेंगे, और उसके बाद हम लोग वर्ड प्रॉब्लम में उसके अगले लेक्चर से एंटर कर जाएंगे। तो फिर मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।